दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत हमारा संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 5 पर। ऑलरेडी अगर हम आपके बीच में बात करें तो इतिहास और कंप्यूटर दोनों का चैप्टर आपके बीच में एक एक दिन करके जा रहा है, ठीक है। हमने आपके समक्ष कल की वीडियो में कंप्यूटर पर चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 5 पर चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके बीच में 4 लेक्चर हमने समाप्त किया है, 5वें लेक्चर पर हम आपके बीच में मौजूद हैं। देखिए 5वें चैप्टर का नाम है महाजनपद काल, यानी अगर कहा जाए महाजनपद काल को आपने, हमें लगता है कि संस्कृत में भी पढ़ा होगा। वैसे ये बहुत पहले की बात हम आपके बीच में कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं षोडश महाजनपद, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आज के इस इतिहास के टॉपिक में हम आपके बीच में कवर करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, यह चैप्टर आपके यूपी टेट के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह 16 जनपदों से आपके, अगर आप आर्ट्स रहे होंगे यानी अगर आपने बीए किया रहा होगा तो आपके जूनियर लेवल में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे जब आप जूनियर में जाते हैं तो जो है यह मानकर चलिएगा कि जो इतिहास के 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें यह बड़ा काम का चीज होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा जो लोग ये मत समझिएगा हम बीए नहीं किए तो हमारे में नहीं आएगा। आप में अगर आपने साइंस साइड से किया है तो जो आपके 30 नंबर का ईवीएस वाला पोर्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कहूंगा कि आप इसे कतई मिस मत करिएगा। यह चीजें देख पा रहे हैं महाजनपद काल, यानी पूरी विस्तृत रूप में हम आपके बीच में पढ़ाएंगे। महाजनपद काल यानी 16 जनपद, आपके 16 महाजनपद होते हैं जो कि शानदार तरीके से हम आपके बीच में जो है डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। यहां देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स की बात अगर हम आपसे करें तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट आपको करना है, आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कहा है इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखिएगा यह एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। जब आप 150 रुपए का पेमेंट करेंगे तो तत्काल वह टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ उसके बाद एक मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आपके इसी तरह से क्वेश्चन जो है अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस तरह की चीजें, ठीक है। वह पब्लिकली आपके लिए नहीं रहेगा। यहां लिखा गया है समस्या समाधान के लिए हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपके बीच में शेयर किया है 9452331053। इस पर आप अपनी समस्या को हमसे अवगत करा सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। बाकी अदरवाइज अगर आप चाह रहे हैं कि हमें पब्लिकली मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना विलंब के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमने आपके लिए हमेशा कोशिश किया है अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए और आप देख भी रहे हैं। अगर आप शुरू से हमारे साथ लगे हैं, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ जो है शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम बीच में लेक्चर आपके बीच में नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन आज से नहीं, इसके पहले से कई दिनों से लेक्चर आपके बीच में अनवरत जा रहा है बिना किसी बेझिझक के, ठीक है। तो बहरहाल बिना समय को गंवाए चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट आपको करना है। जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए चैप्टर नंबर 5 का नाम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि महाजनपद काल। देखिए आपके बीच में चैप्टर नंबर 5 है। अब इस चैप्टर के पहले आपको जानना है कि आखिरकार महाजनपद काल नाम क्यों पड़ा। देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है
आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। अभी यहीं से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन जनपदों की अत्यधिक विस्तार हो गया था। विस्तार की प्रवृत्ति के कारण जनपदों में परस्पर संघर्ष हुए। इस संघर्ष में पराजित जनपद विजित राज्य में जो है वृद्धि हो जाने के कारण इन जनपदों को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन जनपदों का अत्यधिक विस्तार हो गया था। ठीक है, अब कौन जिससे जनपदों का, यानी जो जनपद अभी जो 16 महाजनपद के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, अभी आगे हम चर्चा और करते हैं। प्रवृत्ति के कारण महाजनपद, देखिए कहा जा रहा है विस्तार हो गया। विस्तार की प्रवृत्ति के कारण जनपदों में परस्पर संघर्ष हुई। संघर्ष में जो है पराजित जनपद विजित राज्य में जो है यानी जो जनपद पराजित हो गए थे और जो विजय हुए थे, पराजित वाले जनपद विजय वाले जनपद में जाकर मिल गए और इसी कारण से उन राज्यों की वृद्धि हो गई। ठीक है, और वही वृद्धि जो है महाजनपद काल के नाम से कहलाई। आपसे आगे कहा जा रहा है 16 महाजनपद। ठीक है, यानी अगर हम महाजनपद की बात करें तो कुल महाजनपद की संख्या 16 है। अब एकाएक अगर हम आपको बताएं तो ऐसा नहीं है, एक एक हेडिंग आपको समझते हुए चलिएगा और आगे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं सभी महाजनपदों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं जैन और बौद्ध साहित्य में हमें यह जानकारी मिलती है कि तत्कालीन भारत अनेक राज्यों में विभक्त था। ये राज्य अपने अस्तित्व के लिए परस्पर लड़ते रहते थे। इन राज्यों में राजनीतिक स्थिति गणतांत्रिक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणाली अस्तित्व में थी। इन्हें 16 राज्य प्रमुख थे। राज्यों की संख्या 16 होने के कारण इन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए महाजनपद की विस्तृत विवरण बौद्ध ग्रंथों में निम्न प्रकार से निम्नलिखित है। आगे पहला आपके बीच में आपके अगर हम पहले जनपद की बात करें तो देखिए अंग आपका पहला जनपद था। ठीक है, अंग आपका पहला जनपद था। अंग की राजधानी कहाँ थी? यही चीज़ें यहाँ से बार बार आपसे पूछी जाती हैं कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे चंपा थी। ठीक है, यही चीजें आपसे सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि इस तरह से आपने देखा होगा सीधा तिरछा मिलान किस प्रकार से आता है, तो ये सारी चीजें आपके बीच में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके बीच में आ रहा है एक ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएगा, महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसके अंतर्गत कहा जा रहा गंगा संगम, चंपा गंगा के संगम पर स्थित थी। अंग आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जो है बृहदान्त था। ठीक है, कौन था? बृहदान्त था। अगला आपके बीच में आ रहा है अगली राजधानी, यहाँ देखिए मगध आपकी दूसरी राजधानी थी। अब ध्यान रखिएगा मगध यह बिहार राज्य में था, पटना और गया जिले में फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। यह चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे गिरिव्रज मगध की राजधानी थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हम काशी की बात करते हैं। देखिए मगध के बाद तीसरा जनपद आपके बीच में आ रहा है काशी। ठीक है, काशी की अगर हम चर्चा करें, काशी महाजनपद सर्वाधिक प्राचीन था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। हालांकि आज भी आप काशी के नाम से वाराणसी को ही जानते हैं। ठीक है, वाराणसी बड़ौदा में स्थित थी। ठीक है, ये इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, किसी की राजधानी आपसे जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अब यह कंफर्म नहीं हम बता सकते कि बाबू किसकी राजधानी पूछी जाएगी, लेकिन आप जो है सारे जितने भी महाजनपद है यानी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की राजधानी आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा। चौथा आपके बीच में है कौशल। कौशल उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर स्थित है। इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती थी। चलिए, इसके प्रसिद्ध 2 नगर थे, साकेत और अयोध्या। हालांकि साकेत आज भी आपने देखा होगा, साकेत पीजी कॉलेज के नाम से पहले लोग अयोध्या को साकेत कहते थे। ठीक है, साकेत एवं अयोध्या इसके प्रमुख 2 नगर थे। ठीक है, किसके? कौशल के। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है वीज। ठीक है, वीज देखिए वज्जी आपके बीच में आ रहा है। वज्जी महाजनपद आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। यह 8 राज्यों में से एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे वैशाली थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपके बीच में आ रहा है चोटी।
चलिए अगला आपके बीच में देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, चोटी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती अथवा जो है सोत्थीवती थी। यह केन नदी के तट पर स्थित थी। महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि चेटी अथवा जो है चेटी कहाँ की राजधानी, यहाँ के जो है राजा कौन था? आप कहेंगे शिशुपाल यहाँ का राजा था। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो राजधानी आप देख सकते हैं शक्तिमती अथवा सोत्थी थी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है। अगर हम इसके बाद बात करें आपसे, अच्छी तरह से सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, वत्स। ठीक है, अब वत्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो वत्स को आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। चेदी के उत्तर, यहाँ देखिए ये चेदी आपके बीच में लिखा गया है। उत्तर पूर्व में काशी जो है महाजनपद के दक्षिणी पश्चिम में वत्स जनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अब वत्स की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे कौशाम्बी थी। यह हम 16 महाजनपदों की बात आपसे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप छोड़िएगा, सिर्फ और यही राजधानी ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी जो है महाजनपद ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी हमने यहाँ नोट न किया हो। ठीक है, यहाँ आगे कहा जा रहा है इस राज्य में राजतंत्रात्मक शासन था। ठीक है, किस राज्य में? वत्स राज्य में। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है कुरु। ठीक है, कुरु के अंतर्गत बात करें 8 नंबर में, कुरु जनपद वर्तमान दिल्ली और मेरठ के समीप स्थित है। कुरुक्षेत्र को आप जानते हैं। ठीक है, इस राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत के युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ शक्तिहीन हो गया। मगध राज्य ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब अगला आ रहा है पांचाल। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड। देखिए हम सभी पर चर्चा कर रहे हैं, कोई चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आपके बीच में आ रहा है पांचाल। पांचाल के अंतर्गत अगर कहा जाए, पांचाल आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र था। इस राज्य की 2 शाखाएं थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है अस्मक। ठीक है, अस्मक की अगर हम बात करें तो अस्मक जनपद दक्षिण भारत की गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पौदन आधुनिक पोतन थी। आधुनिक नाम से इसे हम क्या जानते हैं? पोतन थी। इस राज्य की अवंती में संघर्ष चलता रहता था। इस राज्य का किससे? अवंती से संघर्ष चलता रहता था। किस राज्य का? अस्मक का। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा है मच्छ अथवा मत्स्य। ठीक है, मत्स्य राज्य वर्तमान में जयपुर के अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। किसकी? मत्स्य अथवा मत्स्य की। ठीक है, कहाँ इसकी राजधानी थी? विराटनगर थी। अगला आपके बीच में सूरसेन। मत्स्य के दक्षिण में सूरसेन जनपद स्थित था और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा किसकी राजधानी था? तो आप कहेंगे 16 जनपदों में 16 महाजनपदों में सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में 13 नंबर में आप देखेंगे वज्जी के संघ राज्य के उत्तर में 2 भागों में विभाजित मल्ल और पहाड़ी राज्य था। इसके एक भाग में राजधानी कुशीनगर तथा दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी थी। ठीक है, मल्ल में आप समझ सकते हैं इसकी 2 राजधानियां थी। वज्जियों के संघ जो है राज्य के उत्तर में 2 भाग में विभाजित था। मल्ल एक पहाड़ी राज्य था। इसके एक भाग की राजधानी जो है कुशीनगर तथा दूसरे भाग की राजधानी, ये मल्ल आपका 2 भागों में विभाजित था, जिसके पहले भाग की राजधानी कुशीनगर थी तथा दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी थी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में 14 नंबर में आप देखेंगे गांधार की अगर हम बात करें तो गांधार राज्य आधुनिक अफगानिस्तान का दक्षिणी पूर्वी भाग था तथा पंजाब का कुछ पश्चिमी भाग इस राज्य की सीमा में आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे तक्षशिला थी। 15 नंबर में समझने का प्रयास करेंगे। कंबोज गांधार का एक पड़ोसी राज्य था। इसकी राजधानी राजपुर थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कंबोज जो है किसकी राजधानी थी, या कंबोज राज्य की राजधानी कहाँ थी? जयपुर थी। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में 16 नंबर यानी 16 महाजनपदों का सबसे अंतिम महाजनपद का नाम है अवंती। ठीक है, अवंती राज्य 2 भाग, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। ये राज्य मालवा में स्थित थे। जो है उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, इस राज्य का प्रसिद्ध शासक जो है चंद प्रड़ोता था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता था कि चंद प्रड़ोता कहाँ का जो है शासक था, तो आप कहेंगे प्रड़ोता नहीं, ये प्रधोता है। ठीक है, प्रधोत है, चंद प्रधोत है। यह किस राज्य का शासक था? आप कहेंगे अवंती का शासक था। ठीक है, चलिए अगला मगध का साम्राज्य। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्पीड में आप
आपको ले चलेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएं और आपका समय भी ना जाए, ठीक है। मगध के अंतर्गत अगर हम बात करें, मगध साम्राज्य के नेतृत्व में इसकी उत्तरी, ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य के नेतृत्व में जब उत्तरी पूर्वी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे थे, उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। कौन? ये मगध, ठीक है, विभक्त था। राज्यों में आपसी संघर्ष होने के कारण भारतीय सीमाएं असुरक्षित थी और विभिन्न राज्यों में जो है हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो जो उसकी सीमाएं थी या भारतीय सीमाएं थी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। प्रदेश की महत्ता आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से सर्वविदित थी। ऐसी परिस्थिति में किसी एक समाजवादी शक्तिशाली, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है किसी एक समाजवादी शक्तिशाली का इस और आकृष्ट होना जो है स्वाभाविक ही था। इस प्रदेश की परिस्थितियां भी लाभ उठाकर ईरानी और यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। किसका? यानी अगर हम, जाहिर सी बात है, एक बड़ा परिवार आपका हो और उस परिवार में कभी एक जो है अगर एकजुटता नहीं है तो जो बाहरी होंगे वो तुरंत आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। आपको पता है कि कोई भी परिवार होता है उसमें अगर एकता होती है तो कहीं ना कहीं लोग उससे डरते हैं। तो सेम वही कंडीशन मगध के साम्राज्य पर थी। जितने लोग वहां थे किसी में एकता नहीं थी, ताकि जब एकता नहीं थी तो यहाँ देखिए उसका लाभ उठाकर इस प्रदेश की परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ देखिए आपके बीच में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है ईरानी और यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि सिकंदर का भारत आक्रमण, ठीक है। यानी अगर कहा जाए जो सिकंदर था वह भारत पर आक्रमण कब किया था, अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ कहा जा रहा है सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में काबुल की घाटी में विजिट करने के बाद, ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिकंदर जो है काबुल की घाटी में कब विजिट किया था, तो आप कहेंगे 327 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वो काबुल की घाटी में विजिट किया था, ठीक है। करने के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व मार्च महीने में बिना किसी विरोध के भारत पर जो है भारत में प्रवेश कर लिया था। यानी भारत में प्रवेश कब किया था, आप कहेंगे 326 ईसा पूर्व मार्च महीने में बिना किसी विरोध के सिकंदर जो है वो भारत में जो है प्रवेश कर दिया था। आगे आपसे कहा जा सकता है सिकंदर के आक्रमण, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिकंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आक्रमण किया, सारी चीज़ें और सारी डिटेल्स आपके बीच में दी जा रही हैं। पहला युद्ध जो था अश्वक जाति से युद्ध था, ठीक है। सिकंदर ने सर्वप्रथम आलीसांगो कुदार घाटी के निवासी अश्वक जाति को पराजित किया था। एक चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे, इसके उनके स्वस्थ और सुंदर बैलों को उन्होंने छीन कर अपने स्वराज यानी मकदूनिया भेज दिया था, ठीक है। मकदूनिया किसका राज्य था? सिकंदर का राज्य था, ठीक है। और जो भी इन्होंने बैल वगैरह जो भी जीते थे जिससे युद्ध हुआ था, उनके जो भी बैल वगैरह थे वो उनका लेकर के वो अपने राज्य यानी मकदूनिया भेज दिया था, ठीक है। चलिए नीसा पर आक्रमण आपके बीच में कहा जा रहा है। नीसा राज्य पर अभिजात वर्ग का अधिकार था। यहाँ शासक जो है ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं 300 घोड़े भेंट के स्वरूप में दिए थे, ठीक है। कौन दिया था? सिकंदर दिया था। किसे दिए थे? ये दिए थे सिकंदर को, ठीक है। सॉरी, सिकंदर को 300 जोड़ी घोड़े मिल गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ कौन दिया था, इसमें कहा जा रहा है नीसा राज्य पर अभिजात वर्ग का अधिकार था। यहाँ का शासक जो है अक्रूफिस था, वह छोटे छोटे संघर्ष में हार गया, उसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ 300 घोड़े देने की बात यानी भेंट की बात कही जा रही है, वह कौन दिया था? आप कहेंगे कि वह 300 घोड़े की जो बातें आपके बीच में कही जा रही हैं, आपके बीच में देखिए दिख रहा है जो है अक्रूफिस ने जो है सिकंदर को 300 घोड़े भेंट किया था, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगला आपके बीच में आ रहा है मस्सग पर आक्रमण। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम वही चीज़ें आपके बीच में डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आम भी आपके बीच में आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह से खुद पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है।
चलिए अभिसार आपके बीच में आ रहा है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। पोरस के युद्ध यानी पोरस से युद्ध पर थोड़ा सा हम इस पर फोकस करना चाहेंगे, ठीक है। पोरस चिनाब और झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का एक शासक था। पूछा जा सकता है पोरस एक शासक था। पोरस कहाँ का शासक था? पोरस चिनाब और झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का जो है शासक था। पोरस की वीरता से सिकंदर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसके जीते हुए राज्य को वापस कर उससे पोरस से संधि कर ली। सिकंदर ने अपने विजय अभियान में पोरस का सहयोग लिया था, ठीक है। सिकंदर कहीं भी अगर विजय हुआ था तो वह कहीं ना कहीं पोरस का सहयोग जरूर लिया था, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से कहा जा रहा है ग्लोग निकाय, ठीक है। अब ये ग्लोग निकाय है क्या? ध्यान रखिएगा, इस राज्य को सिकंदर ने परास्त किया था। ये ग्लोग निकाय एक राज्य है, इसको सिकंदर ने परास्त किया था। इसे परास्त करने के बाद सिकंदर इस गणराज्य को पोरस को भेंट दे दिया था, ठीक है। ग्लोगनिकाई को जो है सिकंदर ने भेंट दे दिया था। किसे? आप कहेंगे यहाँ देख पा रहे हैं जो है पोरस को भेंट दिया था, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है कठोई का युद्ध। अब यह युद्ध कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, बट इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है सिकंदर की सेना में विद्रोह, ठीक है। अब सिकंदर की सेना में खुद विद्रोह हो गया। अब कैसे हुआ? ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है सिकंदर सोबोत पर विजय प्राप्त करने के बाद जैसे ही वह व्यास नदी के तट पर पहुंचा तभी वहां सेना में आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने सेना को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब सेना नहीं माने तब सिकंदर लौटने का निश्चय कर लिया था। अब इनके सेना में खुद विद्रोह, अब इनका जो है कहीं ना कहीं सिकंदर का जो विलय है वह यहीं से प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है सिकंदर की स्वदेश वापसी। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। सेना का एक भाग सिकंदर के नेतृत्व में जो है थलमासी तथा दूसरा भाग जो है नियारकस की जो है अध्यक्षता में वापस हुआ, ठीक है। मार्ग में सिकंदर की तीव्र ज्वर आया, परंतु फिर भी वह मदिरा का सेवन करता रहा और निरंतर चलता रहा, जिसकी वजह से 32 वर्ष की आयु में स्वदेश पहुंचने से पहले 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई है, तो आप कहेंगे सिकंदर की मृत्यु 325 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था, यानी यह भी पूछा जा सकता है सिकंदर अपनी सेना को कौन सी ईसा पूर्व में दो भागों में बांटा था, तो आप कहेंगे 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेनाओं को दो भागों में बांट दिया था, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या था, ठीक है। यानी जो सिकंदर ने आक्रमण किया उसका प्रभाव क्या क्या था। पहला आपके बीच में आ रहा है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव तीन भागों में विभक्त थे। पहला राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत अगर हम बात करें निम्नलिखित रूप से विभक्त किया जा सकता है। किसे? राजनीतिक प्रभाव को। इसमें आपसे कहा जा रहा है सिकंदर के हमले में भारतीय राजाओं की आपसी कूट प्रदर्शित हुए। यहाँ के राजाओं में एकजुट होकर सिकंदर की शक्ति का सामना नहीं किया, परिणाम स्वरूप सभी राजाओं ने हार कर सामना किया था, ठीक है, या हार का सामना किया था। अब यहाँ अगला आपके बीच में आ रहा है आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम आपसे बात करें तो सिकंदर के हमले में अनेक व्यापारिक मार्ग जो है खुल गए थे। मार्गों में एक जल मार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, ईरान तथा पश्चिमी देशों के मध्य में व्यापारिक दृष्टि से काबुल, बलूचिस्तान तथा सुल्तान दर्रा तथा जो है जोडोसिया होकर जाने वाले स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ था, ठीक है। अब यहाँ चीजें आपके बीच में कुछ राज्य दिए जा रहे हैं। आर्थिक प्रभाव के लिए कौन कौन से राज्य या कौन कौन से दर्रे थे वो आपके लिए प्रसिद्ध हुए थे, या अगर कहा जाए वो हमारे और आपके लिए जो है बेहतर साबित हुए थे। तो आप अच्छी तरह से इस नोट्स को आप पढ़िएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ PDF की जरूरत पड़ रही है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हो रहा है, अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यूनानी शैली पर आधारित अत्यंत सुंदर और आकर्षित मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। भारत एवं यूनानी कला सम्मिश्रण से गांधार कला शैली का विकास हुआ। भारत की भवन निर्माण कला पर भी यूनानी प्रभाव पड़ा। भारत एवं यूनान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक दूसरे को प्रभावित किया था। अब स्मरणीय बिंदु आपके बीच में आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। महाजनपद काल में राजा समाज का रक्षक होता था और आरंभी जो है तक्षशिला का राजा था। पूछा जा सकता है कि आरंभी कहाँ का राजा था, तो आप कहेंगे आरंभी तक्षशिला का राजा था। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, घनानंद के समय सिकंदर भारत आया था। पूछा जा सकता है कि सिकंदर भारत कब आया था, तो आप कहेंगे घनानंद के शासन में सिकंदर भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में 600 ईसा पूर्व में महाजनपद के अतिरिक्त कुछ नंद वंश के राज्य गणराज्य भी थे। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे महाजनपदों की संख्या 16 होती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक अवश्य जो है आप अवश्य देंगे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।